2007 के बाद पाकिस्तान नेवी एक ऐसे दौर में दाखिल हुई जहां फैसले वक्ती जरूरत के बजाय मुस्तकबिल की जंगों को जहन में रखकर किए जाने लगे, क्योंकि उस वक्त तक हकीकत ये थी कि बेड़े की अक्सरियत पुराने प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल थी जो सिर्फ महदूद नौयत की जंग लड़ सकते थे, और अगर इसी अंदाज में पेशरफ्त जारी रहती तो समंदर में पाकिस्तान की मौजूदगी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती। यही वो पस मंजर था जिसमें एक खामोश मगर गहरी तब्दीली शुरू हुई, जिसने आने वाले सालों में न सिर्फ जहाजों को बदला बल्कि पूरी बहरी सोच को एक नई समत दी। इस दौर में बेड़े की बुनियाद टाइप 21 फ्रिगेट जैसे जहाज थे, जो कि अपने वक्त में मुअस्सिर जरूर थे, मगर जदीद दौर की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए नाकाफी थे, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि ये मुकम्मल मल्टी मिशन नहीं थे, यानी एक वक्त में या तो एंटी शिप किरदार अदा कर सकते थे या महदूद हद तक एयर डिफेंस फ्राहम कर सकते थे, जबकि जदीद जंग में एक जहाज को बैक वक्त एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस तीनों किरदार अदा करने होते हैं। इसी खला को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ रुजू किया और ओलिवर हैजर्ड पेरी क्लास फ्रिगेट के हुसूल का मंसूबा बनाया, जिसे उस वक्त एक बड़ी पेशरफ्त समझा जा रहा था। 2010 में PNS आलमगीर की शमूलियत ने बज़ाहिर इस मंसूबे को कामयाब बना दिया, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ थी, क्योंकि अमेरिका ने इस जहाज का मरकजी हथियार सिस्टम यानी MK-13 लॉन्चर निकाल दिया था, जिसके बगैर इसकी मुकम्मल जंगी सलाहियत मुतासिर हो गई। इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसे एक तजुर्बाती प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया और इसमें जदीद सिस्टम्स शामिल करने का फैसला किया, जिसमें तुर्की की कंपनी हैवल्सन का जेनेसिस CMs शामिल था। यही वो मकाम था जहां से पाकिस्तान नेवी ने सीखा कि असल ताकत सिर्फ जहाज में नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद सिस्टम्स और उनके बाहमी राब्ते में होती है। इसी दौरान चीन के साथ ताउन ने एक नया बाब खोला और F-22 PNS ज़ुल्फ़कार फ्रिगेट की शमूलियत ने पहली बार पाकिस्तान को एक मुतवाज़िन मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म फ्राहम किया। इन जहाजों में C-802 एंटी शिप मिसाइल, टॉर्पीडो सिस्टम्स, ASW रॉकेट्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सलाहियत मौजूद थी, जिसने उन्हें एक मजबूत जंगी प्लेटफॉर्म बनाया। मगर एक अहम कमजोरी बाकी रही और वो थी एयर डिफेंस का महदूद दायरा, क्योंकि 90 सिस्टम सिर्फ करीबी दिफा के लिए मौसर था और पूरे फ्लीट को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं कर सकता था। यही वो कमजोरी थी जिसने पाकिस्तान नेवी को अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने पर मजबूर किया, क्योंकि जदीद बहरी जंग में एयर सुपीरियोरिटी के बगैर कोई भी फ्लीट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसी सोच ने दूसरे मरहले को जन्म दिया, जहां पाकिस्तान ने न सिर्फ नए जहाज खरीदने का फैसला किया बल्कि अपनी सप्लाई चेन को भी मुकम्मल तौर पर तब्दील करना शुरू किया। 2012 के बाद आलमी हालात और मगरिबी पाबंदियों ने पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया कि अब खुद इंहिसारी की तरफ बढ़ना होगा, और यही वो वक्त था जब चीन के साथ बड़े पैमाने पर दिफाई ताउन शुरू हुआ, जिसका सबसे नुमाया नतीजा टाइप 054A की सूरत में सामने आया। ये जहाज पाकिस्तान नेवी के लिए एक बड़ी छलांग साबित हुए, क्योंकि इनके पास LY-80 जैसे मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद थे, जो पूरे बेड़े को फिजाई हमलों से बचाने की सलाहियत रखते हैं। और यही वो सलाहियत थी जो पहले कभी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थी, ने न सिर्फ एयर डिफेंस को मजबूत किया बल्कि जदीद रडार्स, लॉन्ग रेंज सेंसर्स और डेटा लिंक्स के जरिए एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का आगाज भी किया, जहां हर जहाज एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर कर सकता है। यूं पूरा फ्लीट एक मरबूत निजाम में तब्दील हो जाता है। ये तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि सोच की भी थी, क्योंकि अब जंग इनफिरादी प्लेटफॉर्म्स के बजाय नेटवर्क के जरिए लड़ी जा रही थी। इसी दौरान तुर्की के साथ पा प्रोग्राम शुरू हुआ, बाबर क्लास कॉर्वेट, जो दरअसल पाकिस्तान नेवी की तारीख का एक अहम संग मील था, क्योंकि ये सिर्फ जहाज खरीदने का मंसूबा नहीं था बल्कि एक मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम था। इसके तहत पाकिस्तान ने न सिर्फ जदीद कॉर्वेट्स हासिल की बल्कि उन्हें अपने मुल्क में बनाने की सलाहियत भी हासिल की, जिससे दिफाई खुद मुख्तारी में नुमाया इजाफा हुआ। बाबर क्लास कॉर्वेट की सबसे बड़ी खासियत इसका स्टेल्थ डिजाइन और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें MBDA का शामिल है, जो कि एक जदीद तेज रफ्तार नेटवर्क बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम न सिर्फ जहाज को बल्कि पूरे फ्लीट को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की सलाहियत रखता है, और यही वो तसव्वुर है जिसे पाकिस्तान नेवी अपने बेड़े में आम करना चाहती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और अहम पहलू भी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, और वो है सबमरीन फोर्स।
क्योंकि समंदर में असल ताकत सिर्फ ऊपर नजर आने वाले जहाज नहीं बल्कि वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो पानी के नीचे खामोशी से काम कर रहे होते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन फोर्स को भी जदीद बनाने का फैसला किया, जिसका सबसे अहम नतीजा हैंगॉर क्लास सबमरीन प्रोग्राम की सूरत में सामने आया। सबमरीन्स दरअसल जदीद AIP टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो उन्हें लंबे अरसे तक पानी के नीचे रहने की सलाहियत देती है, और यही चीज उन्हें इंतहाई खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो बगैर सामने आए दुश्मन के जहाजों और सबमरीन्स को निशाना बना सकती हैं। ये सबमरीन्स न सिर्फ एंटी शिप बल्कि एंटी सबमरीन जंग में भी अहम किरदार अदा करेंगी और पाकिस्तान की हिकमत अमली को मजीद मजबूत करेंगी। यहाँ एक अहम बात ये भी है कि प्रोग्राम में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है, जिसके तहत कुछ सबमरीन्स चीन में और कुछ पाकिस्तान में तामीर की जा रही हैं, जो कि मुस्तकबिल में मकामी सबमरीन इंडस्ट्री की बुनियाद रख सकती है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान न सिर्फ अपने बेड़े को मजबूत बना रहा है बल्कि अपनी सनती सलाहियत को भी बढ़ा रहा है। इसी दौरान से हासिल किए गए ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ने एक और पहलू को मजबूत किया, जो कि मेरीटाइम सिक्योरिटी है। ये जहाज जंगी नहीं बल्कि निगरानी, स्मगलिंग और इकोनॉमिक जोन के तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि एक जदीद नेवी के लिए इंतहाई जरूरी है। 2020 के बाद पाकिस्तान नेवी ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जहां अब सिर्फ प्लेटफॉर्म्स नहीं बल्कि एक मुकम्मल मेरीटाइम इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें सैटेलाइट लिंक्स, लॉन्ग रेंज रडार्स, ड्रोन्स और डेटा नेटवर्क शामिल हैं। इसका मकसद ये है कि समंदर में होने वाली हर हरकत को न सिर्फ देखा जाए बल्कि उस पर फौरी रद्दी अमल भी दिया जा सके। इसी तनाज़ुर में मुस्तकबिल का अहम मंसूबा जिन्ना क्लास फ्रिगेट है, जो कि बाबर क्लास का एक बड़ा और ज्यादा ताकतवर वर्जन होगा, और उसमें भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होने की तवक्को है। ये जहाज पाकिस्तान नेवी के मुस्तकबिल के बेड़े का मरकजी हिस्सा होंगे और एक मेयारी नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। 2026 तक आते आते तस्वीर मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। जहां पहले एक महदूद और पुराना बेड़ा था, अब एक जदीद, मुतवाज़िन और तेजी से बढ़ता हुआ फ्लीट मौजूद है। सतह पर तुगरिल क्लास और बाबर क्लास जैसे जदीद जहाज और पानी के नीचे हैंगर क्लास जैसी जदीद सबमरीन्स मिलकर एक ऐसा निजाम बना रहे हैं जो न सिर्फ दिफा बल्कि हमला करने की सलाहियत भी रखता है। लेकिन असल तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि हिकमत अमली में आई है, क्योंकि अब का फोकस सिर्फ रिवायती दुश्मन तक महदूद नहीं बल्कि अरेबियन सी, खलीज और मिडल ईस्ट तक फैल चुका है। ग्वादर पोर्ट, सीपैक और एनर्जी सप्लाई लाइंस ने समुद्री रास्तों की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है, और इसीलिए अब नेवी को एक मुस्तकिल मौजूदगी बरकरार रखनी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान नेवी एक मल्टी लेयर्ड दिफाई निजाम पर काम कर रही है, जहां सतही जहाज, सबमरीन्स और फिजाई प्लेटफॉर्म्स एक साथ काम करते हैं। तुगरिल क्लास एयर डिफेंस फ्राहम करता है, मल्टी मिशन किरदार अदा करता है और खामोशी से दुश्मन के खिलाफ एक पोशीदा खतरा बनकर मौजूद रहता है। अगर इस पूरे सफर को देखा जाए तो ये वाजे होता है कि पाकिस्तान नेवी ने सिर्फ अपने जहाज नहीं बदले बल्कि अपनी पूरी हिकमत अमली को नए सिरे से तरतीब दिया है। एक ऐसी फोर्स से जो महदूद वसाइल के साथ दिफाई किरदार अदा कर रही थी, एक ऐसी फोर्स तक जो खित्ते में एक मौसर, मुतखर्क और खतरनाक मेरीटाइम पावर बन चुकी है। और अब अगला मरहला शायद सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि चौथा मरहला सिर्फ तौसी का नहीं बल्कि इंजिमाम का होगा, जहां तमाम सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स और हथियार एक मुकम्मल नेटवर्क में जम होंगे, ताकि न सिर्फ मौजूदा खतरात का मुकाबला किया जा सके बल्कि आने वाले वक्त की हाइब्रिड और हाईटेक जंगों के लिए भी मुकम्मल तैयारी की जा सके। और यही वो मकाम होगा जहां पाकिस्तान नेवी वाकई एक जदीद, खुद मुख्तार और मुकम्मल मेरीटाइम पावर के तौर पर अपनी जगह मुस्तहकम करेगी। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इतला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।